Question number 61 is, for avoiding toxic and undesirable smells and gases from industrial zone, in which part of the city should industries be located? So इंडस्ट्रियल जोन से जो गैसेस और अनडिजायरेबल स्मेल निकलेगी उसको अवॉइड करने के लिए सिटी के किस पार्ट में इंडस्ट्रीज को लोकेट करना चाहिए? नॉर्दर्न साइड, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड एंड सदर्न साइड. सो नॉर्दर्न सदर्न का कोई इफेक्ट नहीं होगा. जिस तरफ हवा बहेंगी हम कोशिश करेंगे उस तरफ ना दें, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी रेजिडेंशियल है, सारा हवा इस तरफ फ्लो कर रही है तो ये सारा रेजिडेंशियल में से इसका स्मोक और ये सब कुछ रेजिडेंशियल में से होके जाएगा. तो हम इसका अपोजिट करेंगे कि रेजिडेंशियल को यहाँ पे देंगे एंड इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे देंगे, ताकि इसका जो धुआं है सारा वो बाहर की साइड ही जाए इंस्टेड ऑफ कमिंग इन टू द सिटी और रेजिडेंशियल एरिया. सो नॉर्दर्न और साउदर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता. विंडवर्ड और लीवर्ड क्या है, ये दोनों कंसेप्ट हमने गेट में पहले भी पढ़ रखे हैं कि व्हाट इज़ विंडवर्ड साइड एंड व्हाट इज़ लीवर्ड साइड. सपोज दिस इज अ माउंटेन एंड दीज आर क्लाउड्स एंड ये होती है आपकी विंडवर्ड साइड एंड दिस इज लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन. इसको ली भी कहते हैं, ली साइड. तो जो आपकी विंड आती है वो इस डायरेक्शन से आती है. ये कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका कोई भी रेफरेंस कार्डिनल डायरेक्शन से नहीं है. यहाँ से आपकी विंड आई, क्लाउड उसके साथ आए, तो ये माउंटेन्स की पीक इतनी ज़्यादा होती है कि क्लाउड्स को रोक लेती हैं. सो दिस इज विंडवर्ड साइड. यहाँ पे अलग क्या होता है, यहाँ पे ये बारिश होती है. बारिश की वजह से ये वाली साइड जो माउंटेन की है वो ग्रीन हो जाती है. तो ये वाली साइड आपकी माउंटेन की ग्रीन रहती है एंड ये जो हवा है ये इस तरफ से आती है, क्लाउड यहाँ पे रुक जाते हैं तो ये ग्रीन हो जाती है बारिश की वजह से, और इसलिए इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, ग्रीन साइड भी कहते हैं. देन ये हवा क्लाउड के ऊपर से फिर बहती हैं, क्लाउड्स यहाँ रुक जाते हैं. कुछ अपर लेवल के क्लाउड्स होते हैं जो चले जाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम रुक जाते हैं. देन ये हवा कंटिन्यू करती हैं और ये ऐसे बहती हैं, फिर नीचे आती हैं धीरे धीरे. तो ये वाली जो साइड रह जाती है आपकी, दिस साइड इज नोन एज लीवर्ड साइड. यहाँ पे ये इस टाइप से हो जाता है सब डेवलप, और फिर ये आगे हवा चली जाती है. तो दिस इज लीवर्ड साइड. लीवर्ड साइड में क्या होता है कि कोई भी बारिश नहीं होती, इसलिए ये वाला पार्ट ऑफ द माउंटेन बिकम्स ड्रायर एंड ड्रायर, ये बिल्कुल सूख जाता है. एंड लीवर्ड साइड यूजली शेल्टर्ड फ्रॉम गैसेस, विंड, क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन हिल्स. ये सबसे इन सबसे शेल्टर्ड रहता है ये, और ये वाली साइड ग्रीन रहती है, ये वाली साइड ड्रायर हो जाती है. और ये ड्रायर क्यों होती है, इसके दो रीज़न हो गए. एक तो ये क्लाउड्स की वजह से कि क्लाउड्स इधर आते नहीं तो बारिश होती नहीं. दूसरा रीज़न हमारा वही PV=NRT. सो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और चीज़ ड्रायर होती जाती है. तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये सारी हवा ऊपर से चली जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है. प्रेशर डेवलप होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये वाला पोर्शन आपका ड्राई होता चला जाता है. तो माउंटेन के दो हिस्से आपको जनरली, एक हिस्सा आपको ग्रीन दिखेगा, देन उसका नेक्स्ट हिस्सा उसको ड्रायर दिखता है, सूखा दिखता है. तो आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ कि सिटी को किस साइड प्रोवाइड करना चाहिए, सॉरी इंडस्ट्री को सिटी में किस साइड प्रोवाइड करना चाहिए. सो अगर हम इंडस्ट्री को इस साइड प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो भी स्मोक होगा, सब धुआं होगा, वो सब पूरी इंडस्ट्री में, पूरी सिटी में फैलेगा. अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे सिटी है पूरी, तो इसका पूरा धुआं पूरी सिटी में फैलेगा, ये सारा धुआं यहाँ तक फैलता जाएगा. और अगर हम इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं लीवर्ड साइड में, लीवर्ड साइड में अगर हम सिटी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं तो इसका धुआं यहीं तक रहेगा और जाएगा भी तो जब आधा धुआं बह जाएगा तब थोड़ा बहुत इस हवा के साथ बह के जाएगा. सो यूजुअली सिटीज़ में जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वो हम लीवर्ड साइड की तरफ प्रोवाइड करते हैं, एंड जो हमारी रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं वो हम विंडवर्ड साइड की तरफ प्रोवाइड करते हैं. सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि टॉक्सिक और अनडिजायरेबल स्मेल को अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन को हम सिटी के लीवर्ड साइड में प्रोवाइड करते हैं. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. विंडवर्ड साइड में हम रेजिडेंशियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं.
सो 61 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. Question number 62 is the minimum domestic water consumption for weaker section or LIG colonies in a small Indian towns is how much? So small Indian towns की बात हो रही है और उसमें भी LIG colony and weaker section की. Options are 160 LPCD, 120, 150 and 135 LPCD. So according to URDPFI 2016 उसमें उन्होंने 3 sections provide किए for the water consumption, जिसमें से first है town provided with piped water supply but not without sewerage system. Then second is cities and town provided with water supply but with sewerage system proper बना वहाँ पे. Then third आता है हमारा मेगा cities या metropolitan cities provided with water supply pipe and also provided with sewage system. तो इनके लिए क्या होगा? LPCD. So town provided with water with pipe water supply and but उसमें सीवेज सिस्टम नहीं है. जब सीवेज सिस्टम नहीं है तो हम कम पानी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 70 LPCD, क्योंकि हमने पढ़ा था रिटर्न फैक्टर 85% तो पानी हमारा वापस सीवर में ही जाता है. तो अगर सीवेज सिस्टम वहाँ पे सही नहीं है तो पानी सारा गलियों में बहाएंगे, तो इसलिए हम कम पानी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 70 LPCD. सिटी टाउन जहाँ पे पानी की पाइपलाइन भी है और सीवेज की पाइपलाइन भी अच्छी है, वहाँ पे हम 135 प्रोवाइड करते हैं. मेगा सिटी और मेट्रोपॉलिटन में हम 150 LPCD प्रोवाइड करते हैं. सो हमारे जो क्वेश्चन है मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन फॉर वीकर सेक्शन इन स्मॉल इंडियन टाउन्स, तो इसमें वैसे ये गिवन नहीं है कि सीवेज सिस्टम है या नहीं है, हम कंसिडर करते हैं कि सीवेज सिस्टम है. तो 62 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. सेम 135 LPCD विल बी द डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन फॉर LIG कॉलोनी इन स्मॉल इंडियन टाउन्स. 150 हो जाएगा हमारा मेगा टाउन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए. 160 और 120 वैसे बहुत कम यूज़ होता है. हमारा जो 180 है वो हम प्रोवाइड करते हैं होटल्स के लिए, जहाँ पे रेसिडेंशियल प्लस रेस्टोरेंट दोनों होते हैं. रेसिडेंशियल मतलब रहने का भी जुगाड़ और होटल, तो वहाँ पे 180 हमें प्रोवाइड करना होता है. अदरवाइज़ जो हमारे डे स्कूल हैं या ऑफिस हैं जहाँ पे सिर्फ हमें काम करना होता है, वहाँ पे हम सिर्फ प्रोवाइड करते हैं 45 LPCD. देन अगर यही डे स्कूल बोर्डिंग स्कूल बन जाते हैं या हॉस्टल आ जाता है इन स्कूल में, तब ये वही 135 LPCD हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रहना सोना सब कुछ हो जाता है बच्चों का. तो 135 LPCD हमें प्रोवाइड करना है. देन एक इंपॉर्टेंट और होता है दैट इज़ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक तो 450 LPCD, एक 350 LPCD. 450 वहाँ पे देंगे जहाँ पे 100 बेड्स से ज़्यादा हो, और ये जहाँ पे 100 बेड से कम हो. 350 LPCD से हमारा काम चल जाएगा पर बेड. सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 62 का ऑप्शन 135 इज करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 इज कैलकुलेट द पीक रन ऑफ इन मीटर क्यूब पर आवर फॉर अ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.80 एंड इंटेंसिटी इज गिवन 50 mm पर आवर. सो इट्स गिवन इन mm और पूछा उन्होंने मीटर क्यूब में. एंड एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर. सो एक एरिया गिवन है, सॉरी 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है. एंड यहाँ पे बारिश कितनी दिखा रखी है, रेन इंटेंसिटी दिखा रखी है 50 mm पर आवर. कोफिशिएंट दे रखा है 0.80. एंड तो ये तो हमें सिंपल सा ही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा. सो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं. 50 mm को किया मैंने मीटर क्यूब में, आवर रहेगा. देन एरिया मैंने मल्टीप्लाई किया 1000, देन कोफिशिएंट इज 0.80. तो 1000 से 1000 गया एंड इस 0 से इस 0, 5 8 40. सो 40 मीटर क्यूब पर आवर. सो पीक रन ऑफ हमारे कितना होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट कि 40 मीटर क्यूब पर आवर, हर घंटे इतना पानी निकलेगा. क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. सो STP में प्राइमरी ट्रीटमेंट किसको कंसिडर किया जाता है? केमिकल को, फिजिकल को, बायोलॉजिकल को, नेचुरल को. सो ये सिंपल सा है. 64 का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. STP और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने कई बार कई गेट में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा फिजिकली होता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेन हमारा काम क्या होता है? सॉलिड रिमूवल. अब वो सॉलिड रिमूवल किसी भी तरीके से हो सकता है. इसमें एक कई जगह प्रीलिमिनरी स्टेज भी होती है, जिसमें हमने पढ़ा था स्क्रीनिंग प्लस ग्रिट रिमूवल. ग्रिट रिमूवल आपका DDA आर्किटेक्चर में भी पहले आ रखा है कि व्हाट इज ग्रिट चैम्बर एंड व्हाट इज ग्रिट रिमूवल. सो प्रीलिमिनरी स्टेज में आता है हमारा ग्रिट रिमूवल. एंड उसके बाद सेडिमेंटेशन,
तो ये सारा हमारा हो जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है, सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि फिजिकल जितना भी हम रिमूव कर सकते हैं वो सब कुछ होता है। देन हमारा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे इंक्लूड होते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। सो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन मीन्स हमारा काम हो जाता है सारा बायोलॉजिकली रिलेटेड। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा हमारा बायोलॉजिकल। इसमें आपका BOD और COD काउंट होता है, देन उसके हिसाब से कौन से ऑर्गेनिज्म डाले जाएंगे, देन एरोबिक या एनएरोबिक रिएक्शंस होंगी, वो उस सब कुछ उन पे डिपेंड करते हैं। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। देन टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में हमारा आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमारे यूज़ होते हैं केमिकल। सो जो थर्ड है, दिस इज केमिकल इज फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट। अब इसमें आपके जितने भी मेथड होते हैं, सैंड फिल्ट्रेशन, देन एक्टिवेटेड कार्बन, देन डिसइंफेक्शन के लिए जितने भी कंपाउंड्स सोल्ट्स यूज होते हैं, क्लोरीन, ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कुछ, ये आपके सारे टर्शरी ट्रीटमेंट में आते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट के साथ ही एक और प्रोसेस होता है कई जगह पे टर्शरी ट्रीटमेंट में, नेचुरल प्रोसेस, जो हमने लगून्स में पढ़ा था या ओपन पोन्ड्स में छोड़ देते हैं ये पानी फिल्टर डाल के, ताकि वो नेचुरली सनलाइट के थ्रू भी अपने ओडर या स्मेल को रिलीज करता रहे। सनलाइट से भी आपकी स्मेल और ओडर गैस रिलीज हो जाती है, तो वो नेचुरल प्रोसेस होता है। सो फोर्थ प्रोसेस भी हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट में आता है। देन हमने पढ़ा था फोर्थ स्टेज ट्रीटमेंट। फोर्थ स्टेज ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था कि ये यूज होता है ओनली फॉर फार्मा एंड मेडिकल कंपनीज या मेडिकल लेबोरेटरीज में, जहाँ पे पानी का pH और सोल्ट एकदम हमें मेजर करना होता है, वहाँ पे फोर्थ स्टेज ट्रीटमेंट यूज होता है। उसमें हम फिर उस टाइप की केमिकल्स डालते हैं जितना प्योर हमें पानी चाहिए उस टाइप की, क्योंकि फार्मा और मेडिकल जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं वहाँ पे हल्का सा सोल्ट भी पूरी मेडिसिन की कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकता है, तो फिर हमें उस अकॉर्डिंग पानी चाहिए होता है। तो फोर्थ स्टेज ट्रीटमेंट हमारी तब काम आती है। सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 64 का ऑप्शन प्राइमरी ट्रीटमेंट पे हमारा फिजिकल प्रोसेस ही होता है यूज। फिजिकल एलिमेंट सारे रिमूव होते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू और स्क्रीनिंग के थ्रू। का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 65। फिफ्थ question is Emperor Akbar's private audience hall built in Fatehpur Sikri is named as दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, जहांगीरी महल। सो ये क्वेश्चन गेट में पहले भी आ चुका है। दीवाने आम इज हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। सो दीवाने आम हमारा हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस होता है, जहाँ पे जो भी अकबर या एम्परर है वो जनरल पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनता है। देन दीवाने खास इज हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ पे प्राइवेट ऑडियंस के लिए ये हॉल है दीवाने खास, इसलिए इसका नाम खास है। यहाँ पे अकबर के या जो भी एम्परर है उसके पर्सनल या प्राइवेट कंसल्टेंट्स जो होते हैं या एडवाइज़र या मंत्री वो सब बैठते हैं और उनके साथ मीटिंग होती है। शीश महल हमने पढ़ा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीशे यूज़ हो रखे हैं, ग्लास यूज़ हो रखे हैं। सो इसकी डिफरेंट स्टोरीज हैं कि ये क्यों बनाया और क्या यूज़ था इसका। वन यूज सपोज टू बी या वन स्टोरी वाज कि क्वीन वाज नॉट अलाउड टू स्लीप इन द ओपन। तो उनको ओपन में या खुले हवा में सोने के लिए आज़ादी नहीं थी, बट क्वीन का मन होता था या शी लव टू सी द स्टार्स। क्वीन का मन होता था स्टार्स को देखने का वाइल स्लीपिंग। शी वॉज नॉट अलाउड टू स्लीप इन द ओपन, सो इसलिए शीश महल की कंस्ट्रक्शन की गई थी। सेकेंड स्टोरी सिंपल सी कि फॉर द प्लेजर कॉम्प्लेक्स या दूसरे राजाओं को दिखाने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी या इसको बनाया गया था। सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकबर प्राइवेट ऑडियंस हॉल, प्राइवेट ऑडियंस हॉल हमारी दीवाने खास है एंड दिस इज पब्लिक ऑडियंस हॉल। सो 65 का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज तोराना एंड गेटवे इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर में तोराना और गेटवे मिलते हैं? स्तूपा, टेम्पल ऑफ ओडिशा, साउथ इंडियन टेम्पल, नॉर्थ इंडियन टेम्पल। सो 66 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे सॉरी। स्तूपा एंड बुद्धा आर्किटेक्चर में हमने पढ़े थे जो उनके एलिमेंट्स थे। तोराना पिक में आप रिलेट कर लेना कौन सा क्या है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और ये आना भी चाहिए, आपको आता भी होगा। तोराना, वेदिका, मेधी, अंडा, हर्मिका, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए, जिनके नाम और जिनका फंक्शन याद होना चाहिए। हर्मिका, छतरी क्या थी स्तूपा में, देन प्रदक्षिणापात, वेदिका,
देन शुद्धि, यष्टि। जैसे जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ उसके साथ साथ ही आपके दिमाग में उसकी फिगर बन जानी चाहिए कि ये यष्टि क्या थी, ये शुद्धि क्या थी, हर्मिका क्या था। देन एक अपराइट थंबा भी कई बार गेट में आ चुका है कि व्हाट इज अपराइट थंबा इन स्तूपा। देन बर्न। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं स्तूपा से रिलेटेड, पिक में आप रिलेट कर लेना और आपको याद होनी चाहिए। 66 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट कि तोराना और गेटवे स्तूपा से रिलेट करते हैं। देन 67। Question number 67 is, as per the Master Plan of Delhi 2021, the area within the existing urbanizable limit of Delhi Urban Area 2001 consists of the planning zones how much and the Dwarka, Rohini and Narela sub-city projects. So, according to Master Plan of Delhi 2021, कितने planning zones हैं and Dwarka, Rohini, Narela को मिलाकर 1 to 6, smallest to largest, A to H and 1 to 6th. So, according to MPD 2021, and city of Delhi has been divided into 15 zones. तो 15 zones कौन कौन से हैं? A to H and J to P. सो अगर हम इनकी काउंटिंग लिखें A B C D E F G H, देन बीच में I J K L M N O P. सो एक 2 3 4 5 6 7 8 जोन्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 जोन यहाँ पे, टोटल हो गए 15. सो आई को छोड़कर A to H एंड J to P जोन्स डिवाइडेड हैं. जोन्स को ये नाम दिए गए हैं A to H एंड J to P, जिसमें से 8 आर अर्बन एरियाज, 1 इज रिवर बेड, 8 और 1 9, 9 से 15, तो बचे जो 6 रिमेनिंग 6 आर रूरल एरियाज. सो जो क्वेश्चन में आया है कि जोनल प्लान ऑफ A to H एंड द्वारका, रोहिणी, नरेला, ये टोटल हो गए 11 जोन्स, 8 ये और 3 ये. 8 तो हो गया हमारे A to H एंड द्वारका, रोहिणी, नरेला, 3 ये, तो 11 टोटल 11 जोन्स का जो जोनल प्लान है वो नोटिफाई हो चुका है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने के बाद इन 11 जोन्स का जोनल प्लान नोटिफाई हो चुका है. बाकी आपको अगर दिल्ली के प्लान में देखना हो कि दिल्ली के मैप में जोन्स कैसे कैसे डिवाइड है, तो आप DDA की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा साइट, या उसकी इमेज भी लगा दूंगा, कहाँ पे जाके देख सकते हो आप. और जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो आपको याद भी होने चाहिए. जैसे जोन A इज़ ओल्ड सिटी या ओल्ड दिल्ली, और ये सबसे स्मॉलेस्ट जोन है, एरिया वाइज बता रहा हूँ. देन नेक्स्ट इज़, जो याद होना चाहिए आपको, जो याद हो भी जाएगा, जोन C. जोन C से आप याद रखोगे सिविल लाइन्स. सिविल लाइन्स हमारा जोन C में कंसिडर किया जाता है. देन जोन K. जोन K हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, K1 एंड K2. सो K2 आपको याद होना चाहिए, K2 आपका द्वारका में आता है, या आप कह सकते हो द्वारका आपका K2 जोन में कंसिडर किया जाता है. देन जोन O. O इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई जगह MPD में O एक्सेप्शन केस में आता है, और जोन O में आता है हमारा रिवर यमुना या रिवर फ्रंट जो एरिया है वो सारा जोन A में आता है. जोन A जब आप MPD पढ़ोगे तो आपको कई जगह दिखाई देगा जोन O में कितनी जगह पे एक्सेप्शंस हैं. देन लास्ट जो आपको एक और याद होना चाहिए, दैट इज़ P. P भी 2 पार्ट में डिवाइड है, P1 एंड P2, लास्ट जोन. सो जो P1 है, P1 जो नरेला का एरिया है वो P1 में कंसिडर किया जाता है. तो ये कुछ जोन्स आपको याद होनी चाहिए. प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो आपको सारे याद होने चाहिए. आर के सेशन में अगर आने के चांसेस है तो इनमें से ही आनी चाहिए. सो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ. दैट इज ठीक है, ये हमारा हो गया जोन A to H और द्वारका, रोहिणी, नरेला, इनके प्रोजेक्ट्स, इनके जो जोनल प्लान्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो 67 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 इज, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1959, 1957, 55, 61. सो DDA एक्ट जो आया था, DDA एक्ट 1957 में आया था, और इसको बोला भी ये जाता है DDA एक्ट 1957, 27 दिसंबर 1957.
यानी कि क्रिसमस के 2 दिन बाद। तो 27 दिसंबर 1957 को आया था हमारा DDA एक्ट, जिसमें 60 चैप्टर हैं और देन इसमें सेक्शंस हैं, देन उनके सब सेक्शंस हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि DDA कैसे काम करेगी एंड पूरा ये एक्ट जो है वो बताता है। एक्चुअली इट्स एक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली अकॉर्डिंग टू MPD। DDA एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि दिल्ली का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू MPD कैसे होगा। बाकी जब हम DDA एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। DDA एक्ट एनेक्टेड इन द ईयर 1957। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इज स्विस इंजीनियर रॉबर्ट मेलआर्ट used new innovations for the construction of which one bridge using flat slab। सो स्विस के इंजीनियर थे कोई रॉबर्ट मेलआर्ट, उन्होंने नई इनोवेशन यूज़ करी ब्रिज बनाने में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज यूजिंग फ्लैट स्लैब। अच्छा, उस ब्रिज का नाम बताना है। फर्स्ट वन इज सेनेंशियल, सेकेंड इज लंदन ब्रिज, थर्ड वन इज सेल्जिना बेल एंड फोर्थ इज हावड़ा ब्रिज। सो हावड़ा ब्रिज तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी शेप आपको पता होगी और उसमें फ्लैट स्लैब कहीं भी यूज़ नहीं हो रही है। लंदन ब्रिज भी आपने अगर देख रखा है तो उसकी भी शेप आपको पता होगी, उसमें भी फ्लैट स्लैब कहीं यूज़ नहीं हो रही है। बचते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से कन्फ्यूजन थी क्योंकि ये दोनों नहीं है। तो इसका आंसर है थर्ड वन इज करेक्ट, दैट इज सेल्जिना बेल ब्रिज। ठीक है। सो स्विस इंजीनियर ने जो फ्लैट स्लैब, अच्छा फ्लैट स्लैब वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए पहले कि फ्लैट स्लैब होती क्या है। फ्लैट स्लैब हमने गेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फ्लैट स्लैब से रिलेटेड कई कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, दैट जैसे कि पंचिंग शीयर एंड कैपिटल कॉलम। अच्छा, वैसे फ्लैट स्लैब क्या होती है? तो फ्लैट स्लैब क्या होती है? ये होती है हमारी फ्लैट स्लैब जिसमें बीम से कॉलम, जो कॉलम से आपस में बीम से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, डायरेक्ट कॉलम के ऊपर स्लैब पड़ी होती है। सो वेयर RCC जो स्लैब है आपकी सपोर्टेड बाय ओनली कॉलम्स। ठीक है, डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्ट होती है विदाउट बीम, बीम इसमें नहीं होती। यूजली अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो उसमें कॉलम से कॉलम पहले बीम डाली जाती है और उस बीम के ऊपर स्लैब का लोड होता है, फिर देन बीम से कॉलम में ट्रांसफर होता है लोड। लेकिन फ्लैट स्लैब होती है जहाँ पे बीम नहीं डाली जाती, सो दैट हमें हाइट जो है क्लियर मिल सके। ये गेट में हमने पढ़ा है क्यों डाली जाती है फ्लैट स्लैब। तो दैट इज फ्लैट स्लैब। और इसी से रिलेटेड हमने कंसेप्ट पढ़ा था पंचिंग शीयर। गेट में क्वेश्चन आया था कि पंचिंग शीयर क्या है। पंचिंग शीयर क्या होता है? जब उसी फ्लैट स्लैब में, इस फ्लैट स्लैब में जब बीम नहीं होती और जब लोड इधर इधर कोने पे ज़्यादा पड़ता है अराउंड द कॉलम, पंचिंग शीयर स्ट्रेस डेवलप होता है और उस पंचिंग शीयर स्ट्रेस डेवलप की वजह से कॉलम और उसके ऊपर की थोड़ी सी स्लैब वहीं रह जाती है, बाकी पूरी स्लैब आपकी नीचे गिर जाती है। तो ये पंचिंग शीयर का कंसेप्ट होता है और ये गेट में कंसेप्ट आ चुका है। और इसी को रोकने के लिए पहले बीम से पहले कैपिटल कॉलम दिए जाते थे। कैपिटल कॉलम में क्या होता है? ये डायरेक्ट हमने कॉलम दिया और उसके ऊपर स्लैब दे दी। कैपिटल कॉलम में क्या होता है? मान लीजिए स्लैब है एंड दिस इज कॉलम। कैपिटल कॉलम में इसके अराउंड छोटा सा एक कैपिटल दिया जाता है स्लैब के अराउंड, ये बड़ी वाली स्लैब है। तो दैट इज नोन एज कैपिटल कॉलम। पिक में आप अच्छी तरह रिलेट करेंगे और ये हमने पहले ही पढ़ा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि स्विस इंजीनियर ने ये फ्लैट स्लैब वाले से कौन सा ब्रिज बनाया था, दैट इज सेल्जिना बेल ब्रिज। और ये दिखता कैसे है? यहाँ पे फ्लैट स्लैब का कंसेप्ट कैसा यूज हो रहा है? ये आपकी स्लैब हो गई पूरी, ब्रिज मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों पहाड़ को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं आपस में और नीचे, इसके नीचे कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं। उससे पहले एक ऐसी आर्च सी बनाई गई है जो कॉलम को सपोर्ट करे। देन इन कॉलम्स के ऊपर फिर यहाँ पे कॉलम्स बनाए गए और इन कॉलम्स के ऊपर डायरेक्ट ये जो स्लैब है आपकी ब्रिज है वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यूजली इन कॉलम्स को आपस में पहले बीम से कनेक्ट किया जाता है, बट इसमें कनेक्ट नहीं किया गया, इसमें डायरेक्ट आपका कॉलम के ऊपर ही ब्रिज बना दिया गया। तो यानी कि यहाँ पे फ्लैट स्लैब का कंसेप्ट यूज हो रहा है। सो स्विस इंजीनियर ने सेल्जिना बेल ब्रिज बनाया था जहाँ पे फ्लैट स्लैब का कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये RCC ब्रिज है जो कि 1930 में बनाया गया था, तभी इसलिए ये न्यू इनोवेशन कह रहे हैं, न्यू इनोवेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब तो बहुत यूज होती है फ्लैट स्लैब, उस वक्त ये न्यू इनोवेशन थी।
नाउ अब आते हैं सेकंड ब्रिज, दैट इज हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया में है, तो ये तो सबने देखा भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहला पॉइंट यहीं से क्लियर रहता है कि हावड़ा ब्रिज आरसीसी का नहीं बना हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है वेयर इज, अच्छा इसमें सिर्फ फ्लैट स्लैब लिखा हुआ है, आरसीसी का ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें फ्लैट स्लैब यूज़ नहीं हो रही है, इसमें पूरा स्टील स्ट्रक्चर है। सो दिस इज हावड़ा ब्रिज विच इज़ मेड ओवर हुगली नदी, और वेस्ट बंगाल इंडिया में है, हुगली रिवर पे बना हुआ है ये। सो हावड़ा ब्रिज इज बेसिकली कैंटिलीवर ब्रिज, और ये पूरा बना हुआ है स्टील का। इसमें आई थिंक 25,000 से 26,000 कुछ हज़ार टन में स्टील यूज़ हो रखा है, तो 25,000 26,000 छोड़ के मतलब स्टील का बना हुआ है पूरा। और कैंटिलीवर ब्रिज है विद सस्पेंडेड स्पैन पूरा ओवर हुगली नदी। सो ये जो पाइलन्स हैं पूरा वेट इन पे जाता है, पहले ये पाइलन्स खड़े किए गए, देन इनको आपस में इंटरकनेक्ट किया गया, देन इनके थ्रू स्टील को इंटरकनेक्ट करके या ट्रस बनाकर उनके थ्रू ये जो नीचे ब्रिज है उसको सस्पेंड किया गया, इसलिए इसका नाम है कैंटिलीवर ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज, कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज। देन थर्ड वन इज लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज की पिक्स भी आपने देखी होगी, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कहीं भी फ्लैट स्लैब यूज़ नहीं हो रही है। अगर उसकी एक फिगर बनाई जाए, देन यहाँ पे वो ब्रिज है जो कई बार खुलता भी है और कई बार बंद भी होता है। ठीक है, बीच में ब्रेक है, जब नीचे से बड़ी शिप जानी होती है तो ये ओपन हो जाता है, और नहीं जानी होती तो ये ऐसे बंद रहता है। सो ये ब्रिज आगे तक इंटरकनेक्ट हो रही है। ये भी आपका सस्पेंशन ब्रिज है, वायर्स के केबल्स के थ्रू सस्पेंडेड है। सो दिस इज लंदन ब्रिज या लंदन टावर ब्रिज भी कहते हैं इसको। और ये जो चेन्स हैं ये सारी सस्पेंशन चेन्स हैं। देन बचा हमारे पास सेनेंशियल ब्रिज जो कि है पनामा में, और उसकी फिगर अगर हम देखें तो ये है उसकी फिगर्स हमने देख रखी होती है, बस हमें उनके नाम नहीं पता होते। तो ये ब्रिज भी आपने कई बार देखा होगा, कई बार सस्पेंशन ब्रिज में या केबल आर्च ब्रिज में ये फिगर आपको देखने को मिलती है। सो सेनेंशियल ब्रिज हमारे केबल आर्च या सस्पेंशन ब्रिज पे बेस है, वही सेम पाइलोन का कंसेप्ट, देन पूरे केबल में टेंशन है और उससे पूरा ब्रिज आपका सस्पेंडेड है। सो दैट इज सेनेंशियल ब्रिज। देन एक जो लास्ट है जो हमें याद होना चाहिए, जो अभी दिल्ली में बना है रिसेंटली, दैट इज सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में, जिसके पाइलोन्स कुछ इस शेप में है। सो ये सिग्नेचर ब्रिज है और जिसके पाइलोन्स नमस्ते की शेप में है। ये भी हमारा केबल स्टेड ब्रिज है, सेम यही केबल से कनेक्टेड है, सारी केबल्स में टेंशन है। सो टेंशन केबल से हमारा जो ब्रिज है वो सपोर्टेड है। सो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज किस इंजीनियर ने ये बनाया था। सो लंदन ब्रिज हमने देख लिया, इंजीनियर का नाम भी याद ना हो तो हमें कंस्ट्रक्शन मैथोलॉजी है उससे भी क्लियर हो जाता है कि फ्लैट स्लैब हमारी सिर्फ सेल्जिना बेल ब्रिज में यूज़ हो रही है, बाकी जगह केबल स्टेड, लंदन ब्रिज में भी सस्पेंशन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज भी कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज। 69 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 70 is the early Gothic style of architecture evolved gradually in 12th century from the। So जो हमारा अर्ली गोथिक स्टाइल है आर्किटेक्चर का वो किससे इवोल्व हुआ है इन द 12th सेंचुरी। ऑप्शंस आर आर्ट नोव्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट डेको, बरोक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड रोमानेस्क्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इन चारों में से किससे इवोल्व हुआ है हमारा अर्ली गोथिक स्टाइल। सो इसके लिए हमें हिस्ट्री की टाइमलाइन याद होनी चाहिए जो कि हमने
हिस्ट्री की वीडियोस जिसका थंबनेल येलो है उसमें हमने डिटेल में टाइमलाइन पढ़ रखी है और यहाँ भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हिस्ट्री की टाइमलाइन में अगर हम देखें तो हमने ऐसे याद किया था कि वेस्ट एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने रोम में देखा कि पहले से क्रिश्चियन की बज रही है। तो रोम से क्यों या रोम में क्यों गौड़, बुद्ध, हिंदू, इस्लाम को रहने दिया जाए। बोर और रोते हुए उन्होंने नई क्लास में मॉडर्न दिखने के लिए 8-9 एंड 8-10 के इंटरनेशनल स्टाइल के पोस्टर लगवाए। तो इससे हमारी टाइमलाइन क्या बनती है, वेस्ट एशिया। तो सबसे पहले हमारा आता है वेस्ट एशिया, देन इजिप्शियन, तो हमारा इजिप्शियन आर्किटेक्चर। वेस्ट एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में, देन इजिप्शियन के बाद आता है हमारा ग्रीक। इट्रस्कन ने देखा, ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने देखा, तो नेक्स्ट इज इट्रस्कन, इट्रस्कन आर्किटेक्चर आएगा। ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने रोम में देखा। इट्रस्कन के बाद आएगा रोम, और ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि टस्कन कोलम के बाद हमारे रोम कोलम आते हैं। तो इट्रस्कन ने रोम में देखा कि पहले से ही, यानी कि फिर उसके बाद आएगा अर्ली क्रिश्चियन, पहले से ही क्रिश्चियन की, तो अर्ली क्रिश्चियन बज रही है, यानी देन आएगा बाइजेंटाइन। बज से हमने रखा था याद कि बाइजेंटाइन बज रही है। तो रोम में क्यों, रोम में क्यों यानी कि रोमेनेस्क्यू, तो बाइजेंटाइन के बाद आएगा आपका रोमेनेस्क्यू। रोम में क्यों, गोद यानी कि गोथिक, बुद्धिज्म, हिंदू, इस्लाम, तो ये आ गया हमारा गोथिक, बुद्धिज्म, हिंदू, इस्लाम। गॉड, बुद्ध, हिंदू, इस्लाम को रहने दिया जाए, रहने दिया जाए मतलब रेनाइंस, रेनाइंस आ गया हमारा। देन बोर और रोते हुए, देन रेनाइंस के बाद आएगा बोरोक, बोर से हमने याद रखा था बोरोक, और रोते हुए से रोकोको। तो ये तो आपको तीनों वैसे भी याद होने चाहिए, रेनाइंस, बोरोक, रोकोको, ये कई बार गेट में क्वेश्चन भी आ चुका है। बोर और रोते हुए उन्होंने नई क्लास में, नई क्लास मतलब न्यू क्लासिज्म, सॉरी न्यू क्लासिकल में मॉडर्न दिखने के लिए, मॉडर्निज्म दिखने के लिए 8-9, देन आया था इसके बाद 8-9, देन आर्ट डेको, 8-10 से हमने याद रखा था आर्ट डेको, 8-9 एंड आर्ट डेको के इंटरनेशनल स्टाइल। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल स्टाइल के पोस्टर लगवाए, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन हो गई। अब यहाँ से देखते हैं कि अर्ली गोथिक हमारा कब आया था। गोथिक हमारा आया था यहाँ पे, और गोथिक से पहले क्या है, रोमनेस्क्यू। 70 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, रोमनेस्क्यू। बारोक कहाँ पे हमारा, बारोक तो आपको याद होनी चाहिए, रेनाइंस और रोकोको। आर्ट डेको हमारा आ गया यहाँ पे, यानी कि उससे पहले 8-9 और उसके बाद इंटरनेशनल स्टाइल। आर्ट नोवेयू, यानी कि जो नोट हमारा ये वही है, नोवेयू। आर्ट नोवेयू हमारा हो गया मॉडर्निज्म, और उसके बाद आर्ट डेको। 70 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। गोथिक से पहले हमारा रोमनेस्क्यू था, और गोथिक के बाद हमारा बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 71। Question number 71 is the masterpiece of dash has 8 piers at a height of 65 meter and the pavement is 34 meter in diameter. किस masterpiece या किस building में 8 piers हैं 65 meters पे और pavement है उसकी 34 meter in diameter. Options are St. Peter Rome, St. Paul Cathedral Kolkata, St. Mark at Venice, St. Paul's Cathedral London. Paul Cathedral की एक तो कोलकाता में बिल्डिंग है, एक सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन में भी है। सबसे पहले है हमारा सेंट पीटर रोम या सेंट पीटर बेसिलिका, बारोक स्टाइल में, और जो हमने अभी पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 43 में बारोक स्टाइल आर्किटेक्चर में, उसका अगर हम डोम देखेंगे, जो हमने कुछ इस टाइप की बिल्डिंग पढ़ी थी जिसके आगे एवेन्यूज पढ़े थे हमने, गलती से इस बिल्डिंग को हमने सेंट पॉल कैथेड्रल डोम कह दिया था, बट वो सेंट पीटर बेसिलिका है। और उसमें अगर हम डोम की बात करें तो जैसे उन्होंने लिखा है 8 पायर्स। पायर्स क्या होते हैं, पायर्स आर अपराइट कॉलम या अपराइट स्ट्रक्चर, यूजली कॉलम ही होते हैं, विच सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो कॉलम्स या अपराइट वर्टिकल एलिमेंट जो यूज किया जाता है दैट आर नोन एज पायर्स। इस सेंट पीटर
बेसिलिका में जो डोम है, इस डोम को सपोर्ट करने के लिए कितने पायर्स हैं? सिर्फ 6 पायर्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सेंट पीटर डोम हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 43 में अगर हम देखें, अच्छा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया वैसे, तो यहाँ पे जो मैंने सेंट पॉल कैथेड्रल डोम लिखा हुआ है वो बेसिकली सेंट पीटर बेसिलिका है जो अभी ऑप्शंस में आया है। सो सेंट पीटर बेसिलिका में 6 पायर्स हैं। नेक्स्ट इज सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता। सो सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें पायर्स तो हैं, बट अगर हम बात करें इसके सेकंड क्वालिटी जो गिवन है हमें 34 मीटर इन डायमीटर, तो यहाँ पे डोम नहीं है, तो सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता भी हमारा ऑप्शन नहीं जाता। देन थर्ड इज सेंट मार्क एट वेनिस। सेंट मार्क वेनिस या सेंट मार्क बेसिलिका, इसमें भी जो डोम है उसके जो पायर्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं जाता। देन लास्ट इज 71 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन, जिसके डोम के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, और इसमें 8 पायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कुछ इस टाइप का दिखता है इसका सेंट पॉल कैथेड्रल डोम, और यहाँ पे तो ये हमारे सेंट पॉल कैथेड्रल डोम है, और इसके जो अगर हम प्लान में देखें तो हमारे पास 8 वायर्स हैं, और इसका डायमीटर अगर हम देखें डोम का तो वो जाता है 32 इंटरनल और 34 वाला एक्सटर्नल। सो 34 मीटर डायमीटर एंड 8 पायर्स, 65 मीटर हाइट। सो हमारा ऑप्शन सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन इज ओके। सो 71 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 72। Question number 72 is index of thermal stress developed by Giovanni is the calculated dash which would maintain thermal balance under given condition. So index of thermal stress या thermal stress index developed by Giovanni, जो Giovanni ने develop किया होगा, calculated है dash which would maintain thermal balance, जो maintain रखेगा thermal balance को under given conditions, मतलब अगर given conditions जो है वो fix कर दी जाए तो फिर कौन सा फैक्टर बचता है जो मेंटेन रखेगा थर्मल बैलेंस को, जो जीवोनी ने कहा था। Options are cooling rate produced due to strong wind, same by precipitation, by sweating and by cold. So Giovanni index of thermal stress, हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एक कंसेप्ट GMI, Giovanni Milan इंडेक्स, यानी कि थर्मल कंफर्ट इंडेक्स डेवलप्ड बाय जीवोनी एंड मिलन, उसको कह दिया GMI, जीवोनी मिलन इंडेक्स। अभी इसी से रिलेटेड हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, दैट इज पीएमवी प्रेडिक्टेड मीन मेथड, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 60 में भी पढ़ा है इसी पेपर के, एंड उससे पहले हमने गेट में भी कई बार ये पीएमवी थर्मल कंफर्ट इंडेक्स 2021, 2022 और 2020 में भी पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 में जाके देख सकते हो कहाँ पे हमने पढ़ रखा है। सो ये पीएमवी के बाद जीएमआई कहाँ से आ गया? सो जीवोनी मिलन इंडेक्स ये आया ही क्यों जब हमारे पास पीएमवी था। GMI इज मोर कंसिडरेबल देन PMV। सो प्रेडिक्टेड मीन मेथड से ज़्यादा कंसिडर किया जाता है GMI को। क्यों? क्योंकि GMI जो है वो सेम सारे फैक्टर्स फॉलो करता है PMV के, जो हमने अभी प्रेडिक्टेड मीन मेथड के पढ़े थे सारे CET वाले सारे फैक्टर्स, दैट इज एयर मूवमेंट, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी एंड रेडिएशंस, ये 4 फैक्टर्स भी फॉलो करता है। PMV के जो बाकी 2 फैक्टर्स हैं दैट इज मेटाबॉलिक रेट प्लस क्लोथिंग इंसुलेशन, तो ये 6 फैक्टर्स हमने पढ़े थे PMV में।
GMV इन 6 के अलावा एक फैक्टर और कंसिडर करता है, दैट इज बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म। बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म आल्सो फॉलोड बाय GMI। उसमें क्या होता है, बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म में आता है आपका स्वेटिंग प्लस इवेपोरेशन, जो इस फैक्टर को PMV कंसिडर नहीं करता था। स्वेटिंग प्लस इवेपोरेशन या इफेक्टिवनेस ऑफ स्वेटिंग को कंसिडर नहीं किया जाता था। मेटाबॉलिक रेट और क्लोथिंग इंसुलेशन को अभी तक कंसिडर करते थे PMY वाले भी। GMI इस स्वेटिंग कंसेप्ट को भी कंसिडर करने लग गया। PMV में जो स्केल होता है मेजर करने का वो होता है -3 देन 0 देन 3, यानी कि कोल्ड, थर्मल कंफर्ट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल देन हॉट। -3 से 3 के स्केल के बीच में PMV की वैल्यू इंडिकेट की जाती है कि यहाँ पे है तो मतलब बीच का है, न्यूट्रल है। -3 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, जबकि GMV की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर स्केल जाता है आगे तक, तो इसका स्केल ये होता है, इसका स्केल नेगेटिव में नहीं जाता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ हमें पता ही है, ये बाकी 6 फैक्टर, ये बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म और स्वेटिंग क्या है। सो इसके लिए हमें कंसेप्ट देखना होगा, इवेपोरेशन बाय परस्पिरेशन। इट इज सेड दैट कि व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर या हमारे आसपास का टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर कुछ जो भी है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। सो व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज अबव देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी या बॉडी टेम्परेचर, देन 3 फैक्टर पॉसिबल है, RCC, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन, जिसके थ्रू हीट फ्लो करती है। वो तीनों क्या करेंगे, दे ऑल 3 टेंड्स टू ट्रांसफर द हीट इनटू बॉडी। तो वो किसी न किसी तरह रेडिएशंस के थ्रू, कंडक्शंस के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगी। और मान लीजिए आपने पंखा या AC या कुछ भी नहीं चलाया, देन देयर इज ओनली, आपने पंखा AC कुछ भी नहीं चलाया, देन देयर इज ओनली वन मैकेनिज्म लेफ्ट बाय द बॉडी, दैट इज परस्पिरेशन या इवेपोरेशन बाय परस्पिरेशन, या उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग, और सिंपल हिंदी में कहें तो पसीना आने लगता है। पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, हमारी बॉडी को ठंडक फील होती है। और इसके पीछे थ्योरी वही सेम लाई करती है कि इफ़ अ लिक्विड इवेपोरेट्स, या जो हमारे शरीर पे पसीना है वो इवेपोरेट होता है, तो लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, और जब लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज होता है तो वो हीट लेता है हमारी बॉडी के ऊपर से। मान लीजिए हमारे बॉडी है और ये पसीना है, तो जब पसीना इवेपोरेट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से हीट लेगा, तो जो ये हीट लेगा हमारी बॉडी से, उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, एंड दिस हीट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लिक्विड अपना फेज चेंज कर रहा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होगा, तो इसलिए पसीना आता है। और हमारी बॉडी के पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है अपनी बॉडी को ठंडा करने का, दैट इज परस्पिरेशन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म कि GMI वाले हैं वो इसको भी कंसिडर करते हैं। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि इंडेक्स ऑफ थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड बाय जियोनी इज द कैलकुलेटेड डैश। सो कूलिंग रेट प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, कूलिंग रेट प्रोड्यूस्ड बाय परसिपिटेशन, कूलिंग रेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेटिंग, कूलिंग रेट प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड। स्ट्रॉन्ग विंड हमने पढ़ लिया, मूवमेंट यानी कि वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी कि एयर वेलोसिटी, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा जियोनी। परसिपिटेशन यानी कि ह्यूमिडिटी कंसिडर करता है GMI। स्वेटिंग हमने पढ़ी लिया कि स्वेटिंग भी कंसिडर करता है, और कोल्ड यानी कि टेम्परेचर, तो इस पर भी डिपेंड करता है हमारे जियोनी। बट इन्होंने रखा है कि जियोनी कैलकुलेट करेगा डैश को विच वुड मेंटेन थर्मल बैलेंस, जो थर्मल बैलेंस को ये सारी मेंटेन करते हैं अंडर गिवन कंडीशंस, कि अगर गिवन कंडीशंस आपकी फिक्स कर दी जाए तो जियोनी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो जियोनी पूरा डिपेंड करेगा आपका स्वेटिंग पे, क्योंकि ये फिक्स नहीं की जा सकती, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। बाकी चीज़ें फिक्स की जा सकती है कि मूवमेंट फिक्स कर दिया, जो ह्यूमिडिटी है वो फिक्स कर दी, कोल्ड टेम्परेचर फिक्स कर दिया। सो हमारा ऑप्शन 72 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट कि कूलिंग रेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेटिंग विल बी द ओनली फैक्टर लेफ्ट बाय जियोनी विच वुड मेंटेन थर्मल बैलेंस अंडर गिवन कंडीशंस, बाकी कंडीशंस फिक्स कर दी जाए। 72 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बाकी तीनों भी ऑप्शंस हो सकते हैं इसके, अगर जियोनी बाकी तीनों फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 73 is dash is the process by which heat is transferred by movement of heated fluid such as air or water. So
उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड सच एज एयर और वाटर. सो ऑप्शंस आर रेडिएंट हीट ट्रांसफर, थर्मल मास, इवेपोरेटिव हीट ट्रांसफर, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर. सो हीट ट्रांसफर के हमने 3 मेथड पढ़े थे, सिर्फ 3 ही मेथड होते हैं अगर ट्रांसफर ऑफ हीट की बात हो रही है. दोज आर रेडिएशंस, कंडक्शन एंड कन्वेंशन, सॉरी कन्वेक्शन. सो रेडिएशंस मीन्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब इसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि जो वैक्यूम के थ्रू ट्रांसफर होती है, इस मतलब ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सेकंड इज कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एंड थर्ड इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीन्स हीट ट्रांसफर थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स लाइक लिक्विड या गैस. कंडक्शन और कन्वेंशन में हमें मीडियम की जरूरत होती है हीट ट्रांसफर करने के लिए. सो दीज बोथ रिक्वायर मीडियम. जब मीडियम सॉलिड हो तब वो बन जाता है हमारा कंडक्शन, जब मीडियम लिक्विड हो, लिक्विड या गैस हो, तो हीट ट्रांसफर हो रही है तो बन जाता है हमारा वो कन्वेक्शन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, कि नेसेसरी नहीं है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन से हमारी अर्थ की तरफ जो वेव्स आ रही हैं या जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज़ ई वेव्स, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है. यहाँ पे आकर फिर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर हमारे पास इस ई वेव्स की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें ये तीनों मूवमेंट आ जाती है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन. सन से हमारी तरफ कोई भी कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होती है. सो रेडिएशन वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. और कंडक्शन हो गया हमारा सॉलिड मटेरियल्स, हीट फ्लो ड्यू टू द वाइब्रेशन. एंड सॉलिड मटेरियल्स में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने हीट दी तो यहाँ पे जो एटम्स हैं देन हीट इनमें जाएंगी, देन हीट फ्लो ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ और कोलिजन ऑफ एटम्स, आपस में इसके एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे और हीट इससे एक एटम से दूसरे एटम और दूसरे एटम से तीसरे एटम में ट्रांसफर होती हुई एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी. और ये वाला एंड जो हॉट था और ये कोल्ड था, ये भी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा. दिस इज ड्यू टू द कंडक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में मान लीजिए ये एक लिक्विड है, एक बीकर में हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया. सो कन्वेक्शन में क्या होगा, पहले ये वाला पानी गर्म होगा, इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा और एज द फ्लूइड गेट हीटेड सो इट विल एक्सपेंड. ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सो इट विल बिकम लेस डेंसर. और जब लेस डेंसर होगा तो ये वाला वॉल्यूम गर्म पानी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आने लगेगा. तो ऐसे ऐसे कूलर लिक्विड नीचे आ जाएगा और फिर वो गर्म होने लगेगा, तो ऐसे पूरा पानी आपका गर्म हो जाएगा. सो दिस इज कन्वेक्शन मेथड. सो अगर अब यहाँ पे बात करें कि हीट ट्रांसफर की किस प्रोसेस में एयर और पानी यूज होता है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर. रेडिएंट हीट ट्रांसफर हमने पढ़ लिया रेडिएशन के थ्रू. थर्मल मास, सो एक कंसेप्ट ये पहले भी आ रखा है थर्मल मास का, और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट गेट में पहले भी आ रखा है, थर्मल टाइम कांस्टेंट. ये गेट 2020 में आया था क्वेश्चन नंबर 14 में. व्हाट इज थर्मल टाइम कांस्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. सो थर्मल मास क्या है, थर्मल मास इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि वो हीट को या एनर्जी को कितना स्टोर कर सकती है और रिटेन कर सकती है विदाउट अंडरगोइंग टेम्परेचर चेंज, कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो और फिर भी वो उसको स्टोर कर ले हीट को, तो वो होता है उसका थर्मल मास. कि इसमें अगर हमने 2 डिग्री हीट भी दी तो भी इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, ये अपने पूरे थर्मल मास में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी. सो दैट इज थर्मल मास. थर्मल टाइम कांस्टेंट आप यहाँ पे जाके 2020 में क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ लीजिएगा, वहाँ डिटेल में हमने पढ़ रखा है. सो थर्मल मास इसका आंसर नहीं हो सकता. इवेपोरेटिव हीट ट्रांसफर, थर्ड इज इवेपोरेटिव हीट ट्रांसफर. इवेपोरेटिव हीट ट्रांसफर मीन्स सेम यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा, व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर्स, तो जो इसका स्टेट चेंज हो रहा है इवेपोरेशन. सो जो एनर्जी रिक्वायर होती है टू मेक द लिक्विड इनटू वेपर्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. सो जो हीट इवेपोरेशन में जरूरी होती है दैट इज नोन एज इवेपोरेटिव हीट ट्रांसफर, जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही होती है. अब वो हीट चाहे वो सराउंडिंग से एब्जॉर्व कर रहे हो या आप पर्टिकुलरली से प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी हीट का कॉम्बिनेशन कहलाता है इवेपोरेटिव हीट ट्रांसफर. और फोर्थ हमने पढ़ी लिया है, 73 का फोर्थ आंसर इज करेक्ट, कि कनेक्टिव हीट ट्रांसफर. इस मेथड को कन्वेक्शन मेथड कहते हैं, जिसमें पानी के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है. 73 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट इज 74th. 74th इज एज पर द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली
1962 land requirements were choked out for several rings towns around Delhi by 1981. How many rings towns cluster were considered? So 74 का option fourth is correct. Is six. There were 6 ring towns were considered. इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 1962 से रिलेटेड है एमपीडी, तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये आंसर याद रखना तो रख लीजिए, अदरवाइज 1962 का क्वेश्चन इन्हें पूछना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। सेम एज पर द मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 1962 गाजियाबाद वाज एनविसेज्ड एज एन, सो गाजियाबाद वाज एनविसेज्ड एज अ इंडस्ट्रियल टाउन, जो जिला गाजियाबाद है वो इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में ही उभर के आ रहा है। सो इसको भी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि एमपीडी 1962 में और क्या क्या था। 75 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 इज बायोटिक एनवायरमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस आर ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो 76 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये सिंपल सा आंसर था कि बायोटिक एनवायरमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में वो सब इसमें आ जाते हैं बायोटिक अबायोटिक में। सो बायोटिक हो गए सारे लिविंग, अबायोटिक हो गए नॉन लिविंग। सो लिविंग में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सोन प्लांट्स, ये सब कुछ आ जाते हैं। और अगर हम इसको और डिस्क्लोज करें, बायोटिक एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में या 4-5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकेंड इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स हो गए आपके प्लांट या ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स हो गए जो इन प्लांट्स पे या ऑटोट्रोप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, हेट्रोट्रोप, ये सब कुछ, विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम अदर्स। एंड डिकम्पोजर्स हो गए जो इन सबको डिकम्पोज करते हैं, लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं, विच ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिजम्स। सो बायोटिक में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। 76 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 77। 77 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी विद अ रेडियो सेंट्रिक रोड लेआउट। तो रेडियो सेंट्रिक की बात हो रही है। चंडीगढ़, वाशिंगटन डीसी, कार्लसरूहे फ्रांस एंड वियना ऑस्ट्रिया। सो रेडियो सेंट्रिक क्या होता है? रेडियो सेंट्रिक होता है कि रोड्स रेडिएट outward from central point but with also concentric roads भी इसमें होनी चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है रेडियल रोड में सिर्फ रोड रेडिएट्स आउटवर्ड। सो इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अगर हम मान लीजिए ये रेडियल एंड दिस इज रेडियो सेंट्रिक, तो लगते दोनों ही स्पोक्स ऑफ व्हील की तरह हैं। रेडियो सेंट्रिक में 3-4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी होते हैं, जबकि रेडियल में सिर्फ एक सेंटर पॉइंट होगा और उससे रोड्स रेडिएट कर रही होंगी। इसमें ये वाली रोड्स भी कॉन्सेंट्रिक हो गई, लेकिन इनमें जरूरी नहीं है कि ये वाली रोड कॉन्सेंट्रिक हो, वो कुछ इस टाइप से भी हो सकती है या उसके बाद ऐसे भी कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर रेडियल रोड्स, कि इनकी मेजर रोड्स जो है वो रेडियल है। ओके, सो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि रेडियो सेंट्रिक रोड्स इनमें से कौन कौन सी है। फर्स्ट इज चंडीगढ़ तो कभी हो नहीं सकती, ये हमने ली कॉर्बूजियर्स में हमने पढ़ गए, ग्रिड आयरन रोड है। सो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है कार्लसरूहे फ्रांस की हमने रोड्स पढ़ी थी, कि क्वेश्चन आया था CPWD 2015 में, क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें हमने पढ़ा था कार्लकैसोनी फ्रांस, और उसमें नई स्ट्रीट पढ़ी थी हमने, दैट इज ऑर्गेनिक स्ट्रीट। तो वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है। सो फ्रांस की मैक्सिमम जितनी भी स्ट्रीट है, इसका भी एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में ही आता है। फ्रांस की जो स्ट्रीट है वो ऑर्गेनिक है। सो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। देन सेकंड ऑप्शन वाशिंगटन डीसी की अगर आपको रोड लेआउट याद हो, दैट इज स्टार शेप्ड, वहाँ पे स्टार शेप्ड रोड है जो फेमस है। दिस इज वाइट हाउस, और उससे ऐसे शेप में रोड्स निकल रही हैं। ये मेजर रोड्स हैं, बाकी माइनर रोड्स तो उसमें काफ़ी सारी हैं।
उसके बाद इन पॉइंट से जो आपकी रोड्स निकल रही हैं वो कुछ इस टाइप की निकल रही है, रेडिएट हो रही हैं रोड्स। और उसके बाद इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इसके बाद जो माइनर रोड्स हैं वो सारी इस टाइप से हैं, वो कॉन्सेंट्रिक्स नहीं है, वो कुछ इस टाइप की हैं। देन उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लॉट्स कटे हुए हैं। सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है रेडिएशन सिटी विद रेडियल रोड, तो उसमें हमारा वाशिंगटन डीसी आंसर जाता। अब हमारा ऑप्शन बचता है फोर्थ, वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया। सो 77 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में जो रोड्स हैं बेसिकली यहाँ पे जनरेटिव कंसेप्ट यूज हुआ है, जनरेटिव कंसेप्ट। अगर आप इसका प्लान देखोगे वियना ऑस्ट्रिया का, तो एक तो कुछ इस टाइप से नदी बह रही है एंड उसके अलोंग में कुछ इस, अगर इसका हम प्लान देखेंगे, एक्चुअल प्लान रेडियो सेंट्रिक फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका आंसर फोर्थ कैसे हो रहा है? वहाँ के एक अर्बन प्लानर थे हु इज़ ओटो वैगनर। उन्होंने वियना ऑस्ट्रिया की जो रोड्स लेआउट है उसको स्टडी किया और उन्होंने बताया कि रोड लेआउट ऑफ ऑस्ट्रिया इवॉल्व ओवर सेंचुरीज, और इस पर बहुत इफेक्ट हुआ है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस का प्लस मॉडर्न डेवलपमेंट का। तो उन्होंने बताया यहाँ पे जनरेटिव कंसेप्ट यूज हुआ है, और ये खुद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे वियना डेवलप होता गया। बट उन्होंने जो प्लानिंग की थी, ओटो वैगनर्स ने रोड्स को स्टडी करके जो प्लानिंग की थी, उन्होंने इसको बिल्कुल रेडियो सेंट्रिक्स लेआउट में डिवाइड किया था पूरे वियना ऑस्ट्रिया को। तो उनका जो प्लान बनाया था उन्होंने, वो मैं इसमें लगा भी दूंगा, आप पिक में रिलेट कर लेना। बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज़ किए थे और इंटरनल रोड्स थी वो भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक थी ऐसे। तो इसलिए इस 77 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट कि वियना ऑस्ट्रेलिया में जो रेडियो सेंट्रिक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है बिल्कुल। बाकी अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता तो फिर हमारा आंसर वाशिंगटन भी जा सकता था, पेरिस भी जा सकता था। पेरिस में भी रेडियल रोड्स लेआउट है। सो ओटो वैगनर ने अपनी बुक पब्लिश की थी और उसमें उन्होंने जनरेटिव कंसेप्ट दिखाया था कि हाउ वियना ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व, और वहाँ पे ऐसी रोड्स डेवलप हो सकती थी। सो थ्योरी के बेस पर वियना ऑस्ट्रेलिया बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ सिटी विद रेडियो सेंट्रिक लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। Question number 78 is the project scoring for a 4-star Griha rated building is between. So जिस बिल्डिंग को 4-star Griha रेटिंग मिली हो उसकी स्कोरिंग किसके बीच में होती है? 41 to 55, 86 to 100, 71 to 85, 56 to 70। तो ये तो हो नहीं सकता कि 86 to 100 तक तो पहुँचती नहीं बात, वो तो फिर 5 स्टार हो जाती है। ओके, सो ग्रीहा हमने पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म और ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रीहा 2015, जिसमें ग्रीहा वाले 5 स्टार रेटिंग देते हैं, मतलब 5 स्टार होते हैं तो फुल रेटिंग होती है, देन 1 स्टार से स्टार्ट होता है। सो ग्रीहा वर्जन 2015, ग्रीहा 2015 कंसिस्ट ऑफ, हमने पढ़ी थी 34 क्राइटेरियाज, और जिसमें पॉइंट होते थे आपके वही 100, 34 क्राइटेरियाज में डिवाइड होते थे, और जिसमें जो स्टार रेटिंग मिलती थी वो मिलती थी हमारी 50 to 60, 61 से 70, देन 71 से 80, 81 से 90 एंड 91 से 100। सो 50 में मिलती थी 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन ऐसे 3 स्टार, 4 स्टार एंड लास्ट में 5 स्टार। 91 से 100 के बीच में 5 स्टार। तो ग्रीहा 2015 में जो आपकी जो बिल्डिंग 50 स्कोर कंसिस्ट करती थी वो आपकी ग्रीहा में फर्स्ट स्टार को पा जाती थी, यानी कि 50 पॉइंट्स मिनिमम थे उस वक्त कि इतने पॉइंट सिक्योर करने पड़ेंगे आपको ग्रीहा रेटिंग लेने के लिए। देन ग्रीहा 2015 के बाद आया वर्जन ग्रीहा 2019। ग्रीहा 2019 में काफ़ी रिवीजन हुआ, जितने भी ये पॉइंट्स थे सारे क्राइटेरिया रिवाइज हुए और न्यू कंसेप्ट न्यू क्राइटेरिया इवोल्व हुए, जिसमें इंपॉर्टेंट था एक लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। ये पॉइंट हम पहले कंसीडर नहीं करते थे क्राइटेरिया में, अब इसको कंसीडर किया जाने लग गया है। देन ऐसे ही वाटर परफॉर्मेंस इंडेक्स,
तो ऐसे काफ़ी क्राइटेरिया थे जिनको और अपडेट किया गया, और टोटल ग्रीहा के पॉइंट्स या टोटल जो ग्रीहा के क्राइटेरिया थे 34 पहले, वो हो गए 30 क्राइटेरिया। तो ग्रीहा 2019 में सिर्फ 30 क्राइटेरिया हैं, और आपका वही 100 मार्क्स का 30 क्राइटेरिया है। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं 12 पॉइंट्स एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। देन 6 पॉइंट्स मिलते हैं आपको मेंटेनिंग गुड IAQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स। देन 5 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इनोवेशन के लिए। तो आपके टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं 100 इन सबको मिलाकर, और प्लस 5 इनोवेशन के 105 पॉइंट्स। तो आप 105 पॉइंट्स सिक्योर कर सकते हो। देन इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे इनके जो 100 पॉइंट्स हैं, और 5 स्टार रेटिंग कैसे डिवाइड है, सो 1 स्टार रेटिंग, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। 1 स्टार रेटिंग के लिए आपको चाहिए 25 से 40 मार्क्स, देन 41 से 55, देन 56 से 70, एंड 71 से 85, एंड लास्ट 86 से 100। सो ये जो क्वेश्चन आया है 4 स्टार ग्रीहा रेटिंग, जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो ग्रीहा 2019 के बेस पे दे रखे हैं 86 से 100, यानी कि ये हो गया आपका 5 स्टार रेटिंग। एंड 4 स्टार रेटिंग की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए 71 से 85। सो 78 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट, कि 71 से 85 के लिए आपको 4 स्टार रेटिंग मिलेगी, 41 से 55 के लिए आपको सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिलेगी, 56 से 70 यानी कि 3 स्टार रेटिंग। सो 78 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और अगर 80 से 91 के बीच में आता तो भी हमारा 4 स्टार रेटिंग होता, बट वो 2015 के अकॉर्डिंग। 78 का 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 इज फ्यू सर्वाइविंग मेगालिथ्स ऑफ ब्रिटेनी आर नोन एज। सो कुछ मेगालिथ्स हैं ब्रिटेनी के, वो उन्हें क्या कहा जाता है, सैवेज, डेसिफर्ड, डोलमैन एंड बीहाइव हर्ट। सो ये तो हो नहीं सकता बीहाइव हर्ट, और डेसिफर्ड भी कुछ नहीं है। सो हम देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट आर मेगालिथ्स। सो ग्रीक या गोथिक में, आई थिंक ग्रीक लैंग्वेज में ही लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, और मेगा तो यानी कि मेगा स्टोन की बात हो रही है यहाँ पे। So megaliths are usually prehistoric large stones या structures that used by ancient civilization। तो पुराने लोग जो इन स्टोन्स को यूज़ करते थे, और अभी भी वो स्टोन्स हैं, तो उनको मेगालिथ्स कहा जाता है। और उनका यूज़ अभी तक थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी सजेस्ट करती है कि उनका यूज़ या तो बरियल साइट्स के लिए यूज होता है, कि वो बरियल साइट्स थी उनके लिए, या उनके टेम्पल थे वो, या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थे। तो उनके अलग अलग डिफरेंट यूज़ बताए गए, वो भी थ्योरी बता रही है। सो इनकी मेगालिथ्स की वेरियस फॉर्म्स मिलती हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज डोलमेंस, सेकंड इज मैनहायर्स, एंड थर्ड इज क्रोमलेच। उसके बाद काफ़ी फॉर्म्स हैं वैसे तो, कि स्टैंडिंग स्टोन्स भी कहते हैं उन्हें, देन स्टोन सर्कल, पैसेज, ग्रेव्स। तो हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, इन 3 के बारे में हमें पता होना चाहिए, डोलमेंस, मैनहायर्स एंड क्रोमलेच। तो वैसे हमारा इसी से आंसर क्लियर हो जाता है कि उनको डोलमेंस कहा जाता है। तो हम देखते हैं ये डोलमेन क्या है। और वैसे फेमस एग्जांपल ऑफ मेगा स्टोन्स भी हैं हमारे, जो हमने एक पढ़ा था, स्टोन हेंज इन इंग्लैंड, जो हमने हिस्ट्री की बुक में, हिस्ट्री की वीडियोस में सबसे पहले पढ़ा था, स्टोन हेंज इन इंग्लैंड हो गया। देन सेकंड कैरनैक इन फ्रांस, थर्ड इज मेगालिथिक टेम्पल इन माल्टा। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं इनके। सो अब आते हैं डोलमेन की तरफ, कि डोलमेन क्या है। डोलमेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 or more upright stones सपोर्टिंग हॉरिजेंटली टू अ स्टोन स्लैब। तो स्टोन स्लैब को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं 2 or more स्टोन्स, तो उसको कहते हैं डोलमेन। जैसे कि अगर एक फिगर बनाए हम, तो इस टाइप के जो स्टोन्स होते हैं, 2 और अपराइट स्टोन्स, और जो हॉरिजॉन्टल स्लैब को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इस टाइप की फॉर्म्स जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं, उन्हें हम डोलमेन कह रहे हैं। देन सेकंड इज मैनहायर्स। मैनहायर आर बेसिकली स्टैंडिंग स्टोन्स। इसके नाम से क्लियर है, मैन की तरह जो अकेले वर्टिकल स्टैंडिंग स्टोन, जो अकेले खड़े रहते हैं। लार्ज अपराइट स्टोन,
तो इसकी फिगर अगर हम देखें तो बस वो सिंपल सी इस टाइप से होती है कि अकेले ऐसे बस खड़े हैं। ये पूरी उस पर एक ही स्टोन होता है अकेला, वर्टिकल लंबा होता है थोड़ा, स्टूड वर्टिकली लाइक अ मैन। So man heights. Then third is cromlech stone. Cromlech stone is a circle of standing stones. तो और स्टैंडिंग स्टोन्स क्या है, यानी कि बेसिकली सर्कल ऑफ मैन हाइट्स। तो इसकी फिगर कुछ इस टाइप से बनती है और उनके ऊपर स्लैब हो या ना हो तो भी मतलब जरूरी नहीं है कि स्लैब हो ही उनके ऊपर। ये अभी मैं ऊपर की स्लैब बना रहा हूँ ऐसे। तो जो इस टाइप से स्टोन्स और उनके ऊपर स्लैब होती है जो मतलब सर्कुलर शेप बनाए, वो कहलाते हैं हमारे, सी से याद रखना, क्रोमलेच। सो मेगालिथ्स ऑफ ब्रिटानिया एज नोन एज डोलमेन, और स्टोन एज इन इंग्लैंड हो गया ये इस टाइप का एग्जांपल, क्रोमलेच का एग्जांपल है। कार्नेक इन फ्रांस या फिर मेगालिथ्स ऑफ ब्रिटानी, क्योंकि ब्रिटानी भी आपका जो एरिया है रीजन वो फ्रांस में ही पड़ता है। सो मेगालिथ्स ऑफ ब्रिटानी, मेगालिथ्स ऑफ फ्रांस या कार्नेक इन फ्रांस इज एन एग्जांपल ऑफ डोलमेन। वो वहाँ पे आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे फ्रांस में। सो 79 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, डोलमेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। The following 6 classes of urban roads and streets have been recommended in the IRC manual on the planning and development of urban roads and streets. So ये हैं urban expressway, non-motorized street and greenways, local arterial street, collector and sub-arterial road. Choose the correct sequence from highest to lowest order roads. So सबसे पहले ऑप्शन देखिए, अगर हम सब में 1 1 1 है तो सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेस वे तो सबसे ऊपर हो गया, देन 4 2 3 4। सो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो आई थिंक सबसे लास्ट में जाएगा, 2 सबसे लास्ट में 3 ऑप्शन में भी है, 3 लोकल स्ट्रीट और 4th इज आर्टीरियल। तो सेकंड इज आर्टीरियल, तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में से होंगे। देन आर्टीरियल के बाद आपको पता है सब आर्टीरियल, फोर्थ के बाद 6 ये दोनों में, देन 5 और 3। सब आर्टीरियल के बाद या तो लोकल या कोलेक्टर, सो कोलेक्टर आएगा उसके बाद, यानी कि 6 के बाद 5, 5 के बाद आपका 3 आएगा और 3 के बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। सो 80 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।